अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे भाई, क्योंकि इतना पसंद करते हैं आप हमारे शो को। अच्छा जनाब, आज के शो का आगाज़ करते हैं हम एक बहुत अच्छी बात से, जो कि ऐसी बात है जो तमाम ख़वातीन के काम आएगी, और ये बात है फ़ैशन से रिलेटेड। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ़ैशन ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है, लोग ट्रेंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, न सिर्फ ट्रेंडी चीज़ें फॉलो करते हैं बल्कि मार्केट्स में, बाज़ारों में ढूंढने के लिए भी जा रहे होते हैं। अब एक इशू ये होता है कि आपने कोई अच्छी सी शर्ट ले ली और शर्ट पे बहुत ज़्यादा काम है और वो बहुत महंगी है, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अब शर्ट के साथ दुपट्टा लेना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा खर्चा होगा, फिर उसका ट्राउज़र लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो आज के शो का आगाज़ एक अच्छी सी टिप से कि अगर आपके पास अच्छा ट्राउज़र और दुपट्टा रखा हुआ है और वो किसी और सूट का है और आपने कम बजट में सिर्फ शर्ट लेनी है और नया सूट भी बनाना है, तो आप अपने उस दुपट्टे के साथ और उस ट्राउज़र के साथ जो है वो एक शर्ट मैच कर लें, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगी, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। उससे ये होगा कि आपके पास शर्ट की कलेक्शन भी ऐड ऑन हो जाएगी और आपके पास नई शर्ट भी आ जाएगी और आप एक अच्छी महंगी शर्ट ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्राउज़र जो है उसके अलग प्राइस हैं, दुपट्टे के अलग प्राइस हैं और शर्ट के अलग प्राइस हैं। और ये बहुत अच्छी टिप है जो लोग इस तरह से अपनी कलेक्शन जो है इन्हेंस करना चाहते हैं अपने वार्डरोब में, और जो लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो कलेक्शन है, हमारे पास ज़्यादातर शर्ट्स हों और हम महंगी शर्ट्स लें, तो वो ये कर सकते हैं कि वो बहुत सारे ट्राउज़र्स जो हैं वो डिफरेंट कलर में ले लें, रेड कलर में ले लें, ग्रीन में ले लें, ब्लैक में ले लें, वाइट में ले लें, और उसके साथ वो डिफरेंट शर्ट्स जो हैं वो वेयर कर सकते हैं। अगर तो उनको बहुत भरे भरे काम के दुपट्टे पसंद हैं तो वो इस तरह से 3 से 4 दुपट्टे भी ले सकते हैं और दुपट्टों के साथ वो ये शर्ट्स पहन सकते हैं। टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। अब जो लॉन्ग शर्ट्स हैं आजकल, लॉन्ग शर्ट्स में क्या होता है कि लॉन्ग शर्ट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आप ब्लैक जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं उनको, और आप उनको वाइट जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। वाइट जीन्स कौन सी? जो कि जैगिंग वाली जीन्स होती है, जो कपड़ा जो है ना उसका इतना सॉफ्ट होता है कि वो लगता है कि आपने कोई कपड़े का ही कोई पजामा पहना हुआ है, लेकिन आप मिक्स मैच करके अपने वार्डरोब इन्हेंस कर सकते हैं। तो टिप ऑफ द डे जो है वो ये है कि आपने जो भी ड्रेस खरीदना है उसके साथ आपने बहुत सारे ट्राउज़र्स ले लेने और आपने बहुत सारे दुपट्टे ले लेने, और उसके बाद सिर्फ मार्केट जाएं, शर्ट लें और आएँ, और मज़े से आप जो है नए नए ड्रेसेस एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप, बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि वो बने बनाए जो जूड़े होते हैं या विग्स होती हैं वो ले लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव विग्स होती हैं और वो उसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं और फिर उनको बाद में वो यूज़लेस हो जाती हैं, उनके काम नहीं आती। तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आपने ये देखना है कि आपने अपने बालों में एक्सटेंशन वेयर करनी है, तो आपने अपने बालों में जब भी एक्सटेंशन वेयर करनी है तो वो आप ऑर्डिनरी ले लें, जो कि आपको 2,500, 3,000 या 4,000 की मिलती है। वो आपकी 2 से 3 शादियां जो है वो निकाल देगी, इवेंट्स निकाल देगी, और फिर बाद में अगर वो यूज़लेस हो भी जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप जो दूसरे विग्स लेते हैं जो कि रियल होते हैं, वो जो है वो आपके लाख से 1.5 लाख के ऊपर जाते हैं, और फिर वो जो रियल बालों की बनी होती है, और फिर वो शायद आपके उस तरह काम भी नहीं आती और आपको समझ भी नहीं आता कि उनका करना क्या है। कभी आप उनको डाई कराते हैं, कभी आप उनकी लेंथ शॉर्ट कराते हैं एंड ऑल दैट। तो आपने सस्ते में अच्छा काम ये करना है कि जाके आर्टिफिशियल जो है वो ले लेनी है एक्सटेंशन और अपना काम चलाना है, और वो 3 से 4 इवेंट्स जो है वो आपके अच्छे से निकाल देती हैं और आपका बजट जो है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। मौसम का क्या हाल है जी कराची के जो मौसम है उसमें अब ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के डेरे हैं। अच्छा जी, पारा जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ रात और सुबह सवेरे खुनकी महसूस की जाएगी। आने वाले दिनों में कराची का पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। मगरिबी हवाएं मशरिक की जानिब मुंतकिल होंगी। साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। आज पारा 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है और शहर का फ़िज़ाई मयार जो है वो मुज़र सेहत है। अच्छा जी, गोल्ड के प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और गोल्ड के जो प्राइस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सोने की ऊंची उड़ान, कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ओके, आलमी मार्केट में सोना $92 महंगा होकर $4,424 फी औंस तक पहुंच गया। मुल्की सतह पर एक ही दिन में 1 तोला सोना $9,200 महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत $4,64,762 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इसी तरह 10 ग्राम सोना $7,888 इजाफे के बाद $3,98,458 का हो गया। दूसरी जानिब 1 तोला चांदी $267 इजाफे से $8,023 पर पहुंच गई है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में आम केसेस की समाअत। अच्छा जी, आईनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू आम केसेस की समाअत मुकर्रर है, जिसमें जो है आज जो समातें हैं वो हैं जी गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत है।
अब ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। शहर कायद में जो ट्रैफिक है उसका दबाव है, पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत जैम है और आज भी यहाँ पर जो कोरंगी क्रॉसिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। 19 मिनट्स तक मैं ट्रैफिक में आज सुबह स्टक रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव है। मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर ट्रैफिक है। राशिद मीनार से ब्रिग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है। कोरंगी सनती एरिया के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। अख्तर कॉलोनी सिग्नल से कयूमाबाद की जानिब ट्रैफिक जैम है। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अच्छा जी, अब जो है वो टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या है। टॉप स्टोरीज कुछ इस तरीके से हैं कि कराची में दहशतगर्दी नाकाम, 2000 किलो बारूदी मवाद जो है वो बरामद कर लिया गया है। तफसील जानिए न्यूज़ सेशन में। अगली खबर है कराची को दरपेश खतरात मौजूद, सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट है, वज़ीर दाखिला सिंध का ऐसा कहना है। इसकी तफसील भी आपको न्यूज़ सेशन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिविल अस्पताल से 3 माह का शीरख्वार बच्चा जो है वो अगवा हो गया है और इसकी सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई है। क्या मामला है ये भी न्यूज़ सेशन में जानेंगे। जबकि कमिश्नर कराची का तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म, इसकी तफसीलात भी हम न्यूज़ सेशन में जानेंगे। तो ये हैं जनाब टॉप स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इन तमाम की तफसीलात जो हैं वो हम न्यूज़ सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का और एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे और फिर बात करेंगे आज की अहम खबरों पर। हमारे साथ वेलकम बैक। तो भाई हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, स्पेशली कराची में इतने मसाइल हैं और जहां हम बात करें कि अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, इट्स 2026, तो कुछ कंपैरिजन करेंगे कि भाई 2026 और 2025 जो है, मतलब 2025 कैसा रहा, 2026 में क्या कुछ हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं, मज़ीद क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और 2025 की अच्छी बातें क्या रहीं और 2025 में वो दिलखराश वाक़यात जो कि रोनुमा हुए और वो नहीं होने चाहिए थे उनके ऊपर भी बात होगी और नेग्लिजेंस किसकी थी इस पर भी बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कमिश्नर कराची के हवाले से कि कमिश्नर कराची का जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन है वो मज़ीद सख्त करने का हुक्म है। अब इसमें इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद नदीम अवान साहब मौजूद हैं जो कि सदर कराची मरकज़ी मुस्लिम लीग से हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं कि अब जो सूरत हाल है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2025 से। इसमें ओवरऑल कैसा साल रहा, ये कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, साल का आगाज़ जो था वो मायूसियाँ थी। हर तरफ ये था कि मईशत हमारी किसी भी वक्त जो है ना, मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और अमन अमान का मसला था, दीगर सारी चीज़ें थी। मगर मैं समझता हूँ कि ये 2025 पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे बहुत कामयाब साल रहा कि वो पाकिस्तान के जिसके जो सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका था और जब मई के अंदर बुनियानुल मरसूस मार्का हक हुआ और उसकी जब कामयाबी हुई तो उस कामयाबी के बाद सफारती सतह पर पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है, ग्रीन पासपोर्ट है, इसका वक़ार बुलंद हुआ और हर जगह पे पजीराई मिली। और फिर यह है कि सदर ट्रंप की जानिब से बार बार पाकिस्तान के लिए जो है ना कुछ अच्छे जुमले कहना और फिर हिंदुस्तान के जहाज़, वो तो कहते हैं 8 जहाज़ गिरा दिए, हम कहते हैं 6-0 का जो मुकाबला था ये भी अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया कि आप उनके इतने जहाज़ आपने गिरा दिए, S-400 तबाह कर दिया, उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ये जो बर्तरी थी, फिर पाकिस्तान का हरमैन के दिफा का जो मायदा हुआ सऊदी अरब के साथ, इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वो किया। तो मजमूई तौर पे हम देखें, माशी तौर पे भी, सफारती तौर पे भी और दिफाई तौर पे भी पाकिस्तान जो है वो 2025 में बहुत आगे गया। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ आके हमें मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन का हर दिन उसके गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए या बेहतर होता है। तो हम समझते हैं कि 2026 है, अब हमें पाकिस्तान को ये जो हमारी गाड़ी या ट्रेन जो है चल पड़ी है, इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और कामयाबियों से हमकदार किया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब ना हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये क्रैकडाउन का फैसला किया है, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मज़ीद ऑर्डर्स जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं, ये सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि ये तजावुज़ात ख़त्म होने चाहिए। शहरियों को फुटपाथ पे चलने का मौका नहीं मिलता और जब शहरी सड़क पे होते हैं तो फिर ट्रैफिक हादसात होते हैं।
बल्कि इन तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक जाम्स होती हैं और किसी ने अपनी मंजिल पे जाना है तो उसको बाज़ औक़ात घंटों लग जाते हैं। तो हकीकत तो यही है कि ये तजावज़ात नहीं होने चाहिए और जो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है एक अच्छा फ़ैसला है, मगर सवाल यह है कि हम तो पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं कि जब भी तजावज़ात का ख़ात्मा करने की बात होती है और ऐसा कोई क्रैकडाउन होता है तो मार्केट में एक आम लफ्ज़ है कि रेट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज ये काम कर रहे हैं और 4 दिन के बाद दोबारा से जो है ना इसके ऊपर रेट बढ़ा दिया जाएगा। मिली भगत है, सरकारी लोग होते हैं, इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस होती है। अब कमिश्नर कराची ने ये फ़ैसला किया, मैं अगली बात पे हैरान हूँ कि आपने जाते ही उनके कारोबार सील कर दिए, दुकानें उनकी सील कर दी, पूरी अकबर मार्केट चली गई, दीगर जो मेन मार्केटें थी वो बंद हो गई। कराची कारोबारी हब है, आप उनको जुर्माने कर रहे हैं, आप उनको नोटिस दें, आप उनको समझाएं, बात करें और ये काम मुस्तकिल करने वाला है। इनको ढील दी किसने? ये मौका दिया किसने कि वो अपने दुकान और अपने कारोबार को सारा सड़क के ऊपर ले आए? आप ही ने तो ये सारा कुछ किया था। हाँ। और अगर आप इसको कुछ तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर इन लोगों को कुछ मौका दिया जाए, बिल्कुल ही कारोबार सील करके। इस वक्त शहर में पहले ही कारोबारी सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है, लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। अगर आप कारोबारी लोगों के साथ इस तरह का मामला करेंगे, लेकिन ये शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है। कारोबारी नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से होगा? कहाँ से? आप अगर कारोबारी लोगों के साथ ये रवैया रखेंगे तो ये काम होगा। हम समझते हैं कि आप कानून बनाएं, कानून पे अमल दरामद करें, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके लिए जो मरहलावार तरीक़ाकार होना चाहिए वो करें। और ऐसा नहीं है कि आज आप करें और 10 दिन के बाद आप दोबारा से जो है ना सुकून की नींद सो जाएं और लोग फिर उसी तरह के मामलात करें। ये मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए, SOPs बननी चाहिए। अभी आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन कबल कराची के अंदर जो चाय के होटल थे उन पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, उनके सामान उठा के ले गए, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया और पता चला कि हर जगह पे चाय के होटल बंद हो गए। तो क्या चाय के होटल बंद हैं अब? क्या इस वक्त चाय के होटलों के बाद टेबल कुर्सियां नहीं रखी हुई? क्या इस वक्त वो सारा कुछ दोबारा से उसी तरह हो रहा है? ये सिर्फ फ़र्क पड़ गया कि जो मार्केट का जुमला मैंने पहले दोहराया था कि रेट बढ़ा दिया गया, तो आपने उन चाय के होटल वालों के साथ वो सारा किया है। आप एक जो असूल बनाते हैं उस पर फिर आप पहरा दें, खड़े हों, पूरे शहरी आपके साथ हैं, कराची आपके साथ है, मगर ये अंदाज ना अपनाया जाए कि किसी के कारोबार को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और उसके बाद उसके साथ मुका करके उसका रेट बढ़ा दिया जाए। सही, बिल्कुल ये ना करें कि किसी के कारोबार को बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, अब क्योंकि ये तजावुज़ात के हवाले से हम बात करें कि गैर कानूनी तजावुज़ात, अब आप कहते हैं अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको जिस तरीके से बता रही थी कि ये यूजुअली होता है कि तजावुज़ात का खात्मा होता है, ये ठेले पथारे या बाकी जो भी ये बीच में जितनी भी वहाँ पर रुकावटें मौजूद होती हैं उनको हटा दिया जाता है, क्रैकडाउन होता है। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अगेन वही सिचुएशन होती है। इसका इनके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? और ये जो ठेले पथारे वाले हैं, तो ये ठेले पथारे भी माफिया बन गए हैं क्या? मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन इसका मौजूद है, बजाय इसके कि ठेले पथारे वाले दुकानदार इनके ऊपर क्रैकडाउन करें, ये अपने इंतज़ामी लोगों पे क्रैकडाउन करें। अच्छा। वो लोग इसके ज़िम्मेदार हों कि जो उस इलाके के अंदर इसको जो है ना इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के जो ज़िम्मेदार हैं, और फिर किसी किस्म का कोई मामला होता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और उसको आप पब्लिक करें कि जी अगर हमारे इदारे के अंदर कोई शख्स इस तरह का मामला करेगा तो सिस्टम अपना ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डाल के उनको जो है ना जहनी और माशी तौर पे परेशान करने की। तो इस वक्त कमिश्नर साहब को भी चाहिए, DC और AC साहब जो है उनको भी चाहिए कि आप ये जो दुकानें बंद करके ख़बरों की जीनत बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय अपना सिस्टम ठीक करें। इसके बजाय जो है वो सिस्टम ठीक करना चाहिए। अच्छा चलिए, ये ठेले पथारे का तो है ही एक इशू। दूसरा एक इशू अब देखें कि अब रमज़ान आ रहे हैं। अब आप रमज़ान में ये देखेंगे कि दुनिया भर में सब चीज़ों में रिलीफ होता है, जितनी भी ग्रॉसरी होती है, चावल आटा दालें सब रिलीफ होता है। यहाँ जैसे ही रमज़ान की आमद और ये क्लोज़ होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। ये नहीं लगता कि आवाम को कुछ तो इनको रिलीफ देना चाहिए, कुछ तो ख्याल करना चाहिए? मतलब आप यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन से लेके आप अगर इस सिचुएशन तक भी चले जाए ना कि अमन अमान तक की सिचुएशन तक भी चले जाए ना, तो वो भी आपको ख़राब ही नज़र आएगी। इमारतें मखदूश, महंगाई उरूज पे, सड़कें साफ़ नहीं, कचरा लोग उठाते नहीं, मुताल्लिका हुकाम पता नहीं किधर हैं, ब्लेम गेम की सियासत, गटर पे ढक्कन नहीं, सड़कें बैठ रही हैं, डबल डेकर बसें ज़रूर आ रही हैं, आवाम को तोहफे ज़रूर मिल रहे हैं, चलाएंगे कहाँ?
बैठेगा कौन, कैसे वो जो है वो चल सकेंगी, उनकी मुरम्मत जो है वो कौन करेगा, लोगों को कौन सिखाएगा सिविक सेंस, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होंगी, कुछ पता नहीं। मतलब मराद भी दे रहे हैं और एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन सड़कों के ऊपर अगर आप इस तरह का ट्रैफिक लेके आ रहे हैं तो पहले आप सड़कें तो स्मूथ करें। डबल डेकर का सुन के लोगों ने कहा चलेंगी कहाँ, आपके पास एक ही स्मूथ सड़क है, एक ही स्ट्रेट आपको सड़क नजर आती है, दैट इज़ कॉल्ड शारा फैसल। उसके बाद आपके पास ऐसी कौन सी सड़क है जिसके ऊपर आप ये तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का काम जारी है, पता नहीं कब तक उसका काम जारी रहेगा, किसी चीज़ की कोई डेडलाइन नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पानी का मसला जू का तू वैसा का वैसे ही है, कौन सा मसला सॉल्व हो रहा है, क्या मतलब ये देखिए, अभी मैंने एक बात की थी कि कमिश्नर साहब हैं या डीसी साहब हैं, खबरों में रहने का शौक़ है। सही। तो डबल डेकर बसें भी खबरों में आने का शौक़ है। हाँ। कि हम चंद बसें ले आएँ और वो शारा फैसल पे चलेंगी। ये तो हो सकता है कि बाहर से कोई कराची आए और उस डबल डेकर बस पे सफ़र करे और एक रील्स बना ले कि मैंने कराची देखा। मगर कराची शारा फैसल नहीं है। कराची में औरंगी भी है, कोरंगी भी है, मलीर भी है, बल्दिया भी है। मज़ाफ़ात में आप चले जाएं, गडाब टाउन पूरा है, केमाड़ी टाउन पूरा है, दीगर सारे इलाके मौजूद हैं। इतनी बुरी हालत है कि आप वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई वहाँ पे तरक्याती काम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। हमारे जो शहरी और सूबाई हुकूमत है, इसको ख़बरों में रहने का शौक़ है। हमने देखा कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो बनाया गया था औरंगी टाउन से लेकर बोर्ड ऑफिस तक, जिसके अंदर कोई 3.25 किलोमीटर का तो बनारस का पुल था, आपने 2.8 किलोमीटर का ट्रैक देखे और इतनी ज़्यादा उसकी तशहीर की, आपने बिल बोर्ड लगाए, अखबारात को इश्तिहारात दिए। शायद इतने का वो मनसूबे के ऊपर भी आपने खर्च ना किया जितना तशहीर पे कर दिया। अभी इस वक्त डबल डेकर की तशहीर चल रही है कि जी हमने बहुत कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि सिर्फ एयरपोर्ट से लेके अवारी टावर तक, क्या कराची के लोगों को सिर्फ यहाँ सफ़र करना है, बाकी जो कराची का शहरी है उसने कहीं नहीं जाना, उसने कहीं सफ़र नहीं करना। पुरानी बसों की मुरम्मत जब आपने इन्होंने की तो उस कीमत में नई बसें आ जाती। इतना मुरम्मत का जो है ना बिल इन्होंने बना के पेश कर दिया। इस वक्त चेक एंड बैलेंस की अगर बात की जाए, मामलात की बात की जाए, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत इस वक्त हर वो मंसूबा कि जिसके साथ आप खांचे निकाल सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, उसके साथ आ रहे हैं। तो मैं सिंध हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये शहर सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है, 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। आप यहाँ पर अगर बैठे हैं तो आप इस शहर के लिए कुछ करके दिखाएं। मैं कहता हूँ कि हम स्टूडियो में बैठ के बात नहीं करते। किसी भी दाएं बाएं आप कराची के इलाके में निकल जाएं, आपका चैनल है, कैमरा है, माइक है, किसी शहरी से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि मैं घर से जब निकलता हूं तो मेरा हुलिया और मेरा कपड़े, उनकी क्या हालत हो जाती है। शहर के अंदर सड़कों की सूरत हाल क्या है। एक्सीडेंट्स आज 6 तारीख हो गई है, कल 5 तारीख तक 6 लोग 5 दिनों में, नए साल के अंदर 6 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में, डंपर में, टैंकर के नीचे आके जो है ना वो जहांबाग हो गए। तो ये मुस्तकिल ये सिलसिला चल रहा है। अब इब्राहिम का मामला हुआ था, इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, बात हो रही है कराची के हवाले से और कराची में जितने मसाइल हैं, अब अगर 2026 में भी इनका कोई बाज़ाब्ता तौर पर हल नहीं निकाला गया तो फिर ये मामला कहाँ तक जाएगा। और आवाम जो है वो, जाहिर सी बात है, हमारे जो अवाम है अब वो इतने आदी हो गए इन मसाइल के। अहमद भाई, अब अवाम सड़कों पर नहीं निकलते। आप अगर रमज़ान में चीज़ें सौदा सब महंगा कर दें, लोग नहीं निकलते। लोग कहते हैं हमने रमज़ान गुजारने, हमने सुकून करना है, हमने इबादत करनी है, हम इन चीज़ों की तरफ नहीं देखते। आम हालात में भी अगर दालें महंगी हो जाएं, आटा महंगा हो जाए, लोगों के पास पहले ही इतने मसाइल हैं, मतलब वो इतनी पीसफुल ज़िंदगी लोगों की है ही नहीं कि वो कहते हैं इस पे टाइम अब कौन लगाएगा, अब इस चीज़ के लिए कौन निकले। तो ये तो हालात हैं, तो उनको पता है कि हमारी आवाम जो है वो बाहर नहीं निकलती, किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। खुर्शीद भाई, अभी जो पिछले साल या उससे पिछले साल आई गेस जब ये चीज़ें महंगी हुई थी तो लोगों ने ख़रीदना छोड़ दी थी चीज़ें, तो उसके ऊपर आप देखें कि कितने रेट्स जो हैं वो नीचे आ गए, कितनी निर्खों के कितने नर्ख जो हैं वो नीचे आ गए थे। तो ये इसी तरीके से है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो क्या टाइम था। देखिए, ये बात 2 से 3 साल कबल की बात भी कर रही है और लास्ट ईयर भी हुआ था। चिकन के ऊपर लोगों ने एक सोशल मीडिया में मुहिम चलाई, कैंपेन चलाई कि भाई महंगे दामों चिकन नहीं खरीदना, महंगे दामों अंडे नहीं खरीदने। तो ये एक सोशल मीडिया की कैंपेन तो हो सकती है, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि जिसकी जिम्मेदारी है
जिसको कीमतों के मामले को देखना है, हमारे पास पूरा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है, कमिश्नर कराची मौजूद हैं, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, फिर उसके बाद जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ज़िले जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो मौजूद हैं, सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, उसके अलावा जो जब शहरी हुकूमत है उसकी भी कमेटियाँ मौजूद हैं। तो देखिए एक फ़ौज दर मौज इस प्राइस कंट्रोल कमेटी की कायम है, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन आप देखें तो बिल्कुल सिफर है। कभी मुशीर वज़ीर आला जाते हैं कि पेट्रोल का पैमाना चेक करते हैं और कभी जो है वो उसकी मयारी चीज़ों को चेक करते हैं। ये वो तमाम इक़दाम ऐसे हैं कि जिनको मुस्तकिल बुनियादों पर करने की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ एक रमज़ान की आमद से कबल एक विज़िट होता है असिस्टेंट कमिश्नर का, या मिड रमज़ान में या किसी बचत बाज़ार पे। तो ये कभी कभार का विज़िट जो है वो एक खुद नुमाई का मामला है। खबरों में जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि ख़बरों की जीनत बनना, ठीक है आप बने, आप काम करें, सब कुछ करें, लेकिन ये जो कभी कभार का हमारा क्रैकडाउन होता है इसको नहीं होना चाहिए। जो भी हुकूमती इक़दाम हैं, जो भी कवानीन हैं, उनका तसलसल बरकरार है तो फिर आप देखें कि आप जस्टिस कर सकती हैं कि हाँ अब इस मार्केट में महंगे दामों आटा नहीं होगा, महंगे दामों तेल की कीमतें नहीं होंगी, महंगे दामों चिकन फ़रोख्त नहीं होगा। रेट लिस्ट आवेज़ा होती है गोश्त मार्केट में, जो गोश्त फ़रोख्त होता है उसके पास, लेकिन उस कीमत पे वो आपको ना फल देता है, ना सब्ज़ी देता है, ना टमाटर, ना अंडे, ना चिकन, ना गोश्त, ना मटन। और फिर उससे जब सवाल किया जाता है तो कहता है जी हमें तो पीछे से महंगा मिल रहा है। जैसे ही कमिश्नर कराची की टीम पहुंचती है वो रेट लिस्ट आवेज़ा हो जाती है और वो उसी रेट पर जो है वो लोगों को देना शुरू कर देता है। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन, इस पर सख्ती मुस्तकिल होनी चाहिए। और ये कभी कभी की सख्ती जो है ना, ये खुद उनकी अपने सिस्टम की ढील है, तो इस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो भी सिस्टम है इनका, तो अगर ये सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो इसी तरह आवाम को महंगे दामों तमाम अशिया खुरनों से लेकर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, जो जिसकी कोई हमें दलील समझ में नहीं आती। कमिश्नर कराची अभी तक जो है वो दूध की कीमतों के ऊपर अटक जाते हैं और वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। बिल्कुल। अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस सूरत में? देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्तकिल जो काम जिनकी जिम्मेदारी है वो करें। आवाम बाहर निकलने की अगर बात करें तो इस वक्त तो माशी तौर पे आवाम खुद बड़ी परेशान है। अब अगर वो अपनी दुकानदारी दिहाड़ी छोड़ के इस काम पे निकलेगी तो किस तरह मैनेज होगा। अवेयरनेस कैंपेन भी होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई लीड करने वाला इस एहतजाज को कोई ऐसा लीडर हो, क्योंकि यहाँ पे ज़ाती मफाद, सियासी मफाद ज़्यादा लोगों ने अपने रख ली हैं बजाय इसके कि आवाम की ज़रूरत को देखा जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त आवाम के लिए ना बहुत सारे मसाइल हैं। महंगाई बहुत बड़ा मसला है, इलाज मुआवजा बहुत बड़ा मसला है, ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मसला है, ये इसी तरह सीवरेज के गटर के ढक्कन है, यानी मुस्तकिल बच्चे उसमें गिर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूँ कि जो समाजी तंजीमें हैं उनको भी ना आगे बढ़कर कोई रोल अदा करना चाहिए। अवेयरनेस भी देनी चाहिए, हुकूमतों को या ज़िम्मेदारान को इसके हवाले से झंझोड़ना भी चाहिए और कुछ खुद भी करना चाहिए। अभी हमने एक काम किया है, मरकज़ी मुस्लिम लीग का इदारा शोबा खिदमत खल्क जो हमारा है, उसने शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो माजूरों की है, यानी इस वक्त 25 करोड़ की आबादी में एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ लोग माजूर हैं। तो उन माजूरों के लिए शिफा सहूलत कार्ड हमने एक अजरा किया है कि हम उनको इलाज मुआवजे में, क्योंकि ये वो लोग हैं माशरे के जो अच्छी जॉब करना या कमाना इनके लिए मुमकिन नहीं है, बिज़नेस करना, इसी तरह की जो मेडिकल की जो ज़रूरियात हैं वो आम फर्द से ज़्यादा हैं, बार बार डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाना, मेडिसिन यूज़ करना। तो हमने एक काम ये किया कि काम तो ये हुकूमत के करने के हैं, मगर हम देखते हैं कि हमारे शहरी, हमारे शहर के लोग और फिर स्पेशल पर्सनस जो परेशान हैं, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस शहर के मुख्तलिफ इदारों को अपने साथ मिलाएंगे, हॉस्पिटल्स को, लैब्स को, डॉक्टर्स को, और फिर हम उनको एक सर्कल, एक दायरा ऐसा बनाएं कि उसके अंदर सब चेन सिस्टम में लेकर आएँ और स्पेशल पर्सनस को ये कार्ड दें, इस कार्ड के ऊपर जाके ये अपना मुफ्त इलाज करवाएं या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट किसी से ले सकें। तो ये कोशिश है कि जो हमने की है। अब इस पे अगला मरहला हमारा ये जा रहा है कि हम मुख्तलिफ फार्मेसीज़ के साथ इस पर रब्ता करें और कुछ ऐसे डोनर्स के जो 50% उनके मेडिसिन का बोझ भी उठा लें, इस कार्ड के ऊपर उनको आधी कीमत पे मेडिसिन मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि
दीगर इदारों को भी, शख्सियात को भी कुछ रोल ख़ुद भी अदा करना चाहिए, मगर जो हुकूमत के करने के काम है हम समझते हैं कि हुकूमत को वो काम मुकम्मल करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और फिर यह है कि ये हुकूमत भी मुस्तकिल रहने वाली नहीं होती। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आइंदा फिर आप इसके हकदार भी नहीं होंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको तरक्याती काम करने पड़ेंगे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए आपको आगे बढ़ चढ़ कर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इस तरह से है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है और ख़वातीन जो है स्पेशली उसमें उनको ना पता ही नहीं चलता कि उनको किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो रही है बॉडी में, किस चीज़ के लिए उनको जो है वो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, क्यों उनका मोटापा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती। जो भी आपका मसला होता है वो डायग्नोज नहीं हो पाता। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ शाह भाई मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हम इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं मैम लुबना से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मैम, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है, जितने भी गायनी के डॉक्टर्स होते हैं डेफिनेटली ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और इनके पास बहुत तादाद में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। मतलब अगर आपके पास 10 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम 6 या 7 पेशेंट्स जो होते हैं उनको हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये क्यों, मतलब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक तो होता है कि एज की वजह से हो गया, क्या ये आपके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से भी होता है, क्या इसमें स्लीप डिसऑर्डर भी होता है, क्या ये डाइट की वजह से भी होता है? मैं ये जानना चाहूँगी कि हार्मोनल डिसऑर्डर किस वजह से होता है? देखिए बेसिकली अगर मैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट इसको देखूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बच्ची की प्यूबर्टी हिट होती है, हाँ, उस वक्त से आपकी ये ना जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना उस वक्त से होता है। ये नहीं होता कि शादी के बाद हो रहा है। और इसमें मेजरली जो फैक्ट है वो क्या है कि हमारी डाइट, लाइफ मॉडिफिकेशन हमारी अब वो नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। अगर आप जेंजिस बच्चे देख लें जो करंटली हम देखते हैं, वो बच्चे जो टीनेजर्स हैं उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, मोस्टली इम्बैलेंस हैं। अगर उसमें रेशो देखा जाए तो तकरीबन समझे 71% अभी ये ना डेटा कलेक्ट हुआ है जिसमें ये बच्चियाँ, और ख़ासकर अगर हम पोश एरियाज़ की देखें ना, उन बच्चियों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। एक तो लाइफ उनकी मॉडिफिकेशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं है, इवन दोज वो जंक फूड पे ज़्यादा हैं, फास्ट फूड पे ना ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड जो वो खा रहे हैं वो चीज़ें ज़्यादा हैं। क्योंकि देखें हर चीज़ का आपका दारोमदार होता है आपकी डाइट पे। अगर आप दूसरे ममालिक का देखें, उनका टाइमिंग अगर जैसे 6-7 बजे कट ऑफ है, हमारे यहाँ 6-7 बजे हैबिचुअल मतलब हो चुके हैं खाने का। जो अगर पोर्शन अगर हम देखें कि मॉर्निंग में मोस्टली अगर आप अपने गिरदोनवा भी देखें तो आपकी सुबह की डाइट में अगर देखें नाश्ते में बच्चे बच्चियाँ स्पेशली और बड़े भी आजकल सही बिल्कुल इतना लाइट नाश्ता होता है कि उनके अगर प्लेट को काउंट किया जाए तो उसमें कैलोरीज अगर हम काउंट करें तो हार्डली 200 कैलोरीज होती हैं। सही। और रात का उनका खाना देखें तो इतना बल्क में होता है, वो डाइजेस्ट कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी ऑल ओवर द बॉडी डिपेंड करती है आपके मेटाबॉलिज्म पे। जब आपका वही अच्छा नहीं है तो आप जाहिर सी बात है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तमाम चीज़ों में अच्छे होंगे। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर जैसे आप 45-46 एज की ये ना ख़वातीन में देखें तो वो प्री मीनोपॉज में जब जारी होती हैं तो उस वक्त तो एक ना है नॉर्मल फिनोमेना कि उनका होगा, मगर आप ये बच्चियों में देखें तो हमें अफसोस होता है कि माएँ जो हैं ना उनकी डाइट से ज़्यादा और दूसरी चीज़ों पे ना तवज्जो की हुई है। उनकी अगर डाइट पे करें तो वो आपके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। सही। मगर सबसे बेस्ट जो वे है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। सही। और अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने हाइड्रेट ज़्यादा रहें। बच्चियाँ बच्चे आजकल पानी कम पी रहे हैं, हाँ। चिकन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सही। और आप ये देखें इसमें ज़्यादातर फास्ट फूड इनका बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, फास्ट फूड वगैरह बहुत खाते हैं। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो डाइट है लोगों की वो ठीक नहीं है। इस वजह से ख़वातीन में जो है ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है और लोग प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। और आप देखें ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो कंप्लेन करती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इस हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है उनके चेहरे पर एक्सेसिव बाल भी आ जाते हैं और उनको बहुत सारी ऐसी उनकी वॉइस भी हस्की हो जाती है, आवाज़ में भी भारीपन हो जाता है, पेशेंट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल की हो जाती है,
हाइपरथायराइडिज्म की हो जाती हैं, उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मूड चेंजेस होने लगते हैं। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होता है, फिर उनको डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है, फिर उनकी जो स्लीप है वो कहते हैं ना शॉर्टनेस ऑफ स्लीप, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। शाह भाई हमारे साथ हैं। शाह भाई, अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई उसको बहुत एक्स्ट्रा चेहरे पे उसके बाल निकल आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या वॉइस जो है उसकी भारी भारी सी होने लगती है, ज़्यादा पसीने आने लगते हैं ख़वातीन को, तो उसके लिए फिर क्या रेमेडीज़ हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कई रीजंस होती हैं, जिसका भी डॉक्टर लुबना ने कहा हाँ। कि हम फास्ट फूड या इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हाथ है इसमें वो है हाइब्रिड ग़िज़ाओं का। आजकल जिस तरीके से फार्मी चिकन हो गया, फार्मी मछली हो गई, फार्मी सब्जियां भी आने लग गई, तो ये चीज़ें जो हैं आपके जो हार्मोन्स हैं उसको डिसबैलेंस करती हैं। इसमें FSH, प्रोलैक्टिन, LH, ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं। आगे चल के ये PCOS की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, और फिर उसके बाद इसमें AMH लो होना शुरू हो जाता है, जिसमें औलाद भी नहीं होती है। तो ये कई रीजंस होती हैं। इसमें सीरम इंसुलिन को भी मद्देनज़र रख सकते हैं आप। हाँ। और इसमें फिर ये है कि मंथली साइकिल डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, वेट गेन होना शुरू होता है, हाँ। कलर भी डिम होता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होने लग जाती है, और फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, और चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़, एक बात की 4 बातें निकालेंगे। हाँ, तो ये सारी, और इसमें ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, जब फेशियल हेयर आने लगेंगे, तो इसका मतलब है आपके जिस्म के बाल बढ़ रहे हैं लेकिन सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, अपने हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए गुल पिस्ता ले लें आप। अच्छा। गुल पिस्ता 50 ग्राम और ढाक की लकड़ी 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मक्को पिएं। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। और ये कम से कम 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लीजिए, और जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इससे एक और फ़ायदा भी होगा कि जैसे उनके जब मंथली आयाम जो है वो डिस्टर्ब हुए होंगे, हाँ। कि बहुत ज़्यादा 15-15 दिन, 20-20 दिन ऊपर हो जाते हैं, ये उसको भी कवर करेगी। साइकिल आपकी 28 दिन पे आ जाएगी। सही, बिल्कुल। और वेट भी कम होगा। वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से रेमेडी बताइए, ये बताएं कि इस तरह की जब ख़वातीन होती हैं वो आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होती हैं और वो आती हैं, तो उनकी जनरल कंप्लेंट्स क्या होती हैं, आप उनके फिर ट्रीटमेंट के लिए क्या करती हैं? देखिए, अगर अनमेरिड बच्ची आती है तो साइकिल डिस्टर्ब, सबसे पहले वही कहती है साइकिल डिस्टर्ब है। और अगर जैसे मैरिड ख़वातीन आती हैं, इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना है, उनकी सबसे पहले कंप्लेन ये होती है शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चे नहीं है। अच्छा, इसमें दोनों को ही देखा जा रहा होता है। आफ्टर ना मैरिज अगर कोई आता है तो उसमें हस्बैंड के भी अगर टेस्ट करवाते हैं ना, तो हस्बैंड में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। जरूरी नहीं कि ख़वातीन, आजकल अगर आप देखें इनफर्टिलिटी जितनी ख़वातीन में इतनी ही जेंट्स में, इतनी ही जेंट्स में, क्योंकि इनटेक तो वही कर रहे हैं। लाइफ उनका स्टाइल जो है सेम, जो अगर एक घर में 4 बच्चे और 4 बच्चियां हैं तो आप देखें तो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसमें मेजर कंप्लेन उनकी यही होती है कि साइकिल डिस्टर्ब है, और मतलब ये होता है हस्बैंड है तो वो ये कह रहा होता है इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। अब जब उनका FSH वगैरह देखते हैं, इमेज देखते हैं, सेकंड डे पे तो पता चलता है सब चीज़ें इतनी डिसऑर्डर, जैसे एक हेपेजेट वो हुआ होता है, वो एक दिन का नहीं होता। उनको हम ये कहते हैं कि शादी से पहले आपकी साइकिल कैसे थी। अभी जैसे कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि शादी से पहले मतलब बच्चियां अगर अपने आप को खुद से केयरलेस हुई हुई आजकल बच्चियां, अगर खुद से इतनी केयर करके आए, तो ये जो एक आपके पास जाके शादी के बाद ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो बेहतर है कि अगर वो पहले से इसको सेट करके माएँ कॉन्शियस हो जाएं, उनकी डाइटरी हैबिट को देखें, उनके ना फिजिकल ना लाइफ स्टाइल को देखें, लाइफ मॉडिफिकेशन के उनको सेशन दिलवाएं। अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि माएँ कहती हैं क्या ये बच्ची पढ़कर आ रही है ना, अब पढ़ने के बाद वो घर का कोई काम नहीं करेगी। मैं अपनी टीनेजर्स में सोचूं तो ये हमें ये एक प्रेशर होता था कि हमने पढ़ना अपने लिए है, घर का छोटा मोटा काम। अब मासियाँ सबके घरों में, तो मैं बेसिक सी बात एक करती हूँ ना कि आप बच्चियों को थोड़ा बहुत उनको काम का और कुछ चीज़ों का एक ऐसा रखें कि आप फ्रूट्स उन बच्चियों को कहें, हाँ। बच्चों को कहें कि आपने खाने ही खाने। हमारे यहाँ टोटल अब ये दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी कि कॉल पे आपके दरवाजे पे हर चीज़ है। हमें नहीं पता कि एक कमर्शियल चीज़ आनी और एक अगर कोई माँ बनाती है तो दोनों में डिफरेंस है। सही। एक चीज़ अगर मैं खुद अपने बच्चों के लिए पकाऊंगी, ना कि मैं कमर्शियल वे में पकाऊंगी, तो उसमें मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इफेक्ट देखूंगी कि कितना आ रहा है। तो थोड़ा सा ये हमें
घर से एक चीज़ों को वो करना है। दवाएं देखिए, बीमारी हो गई तो वो आपने ट्रीट करनी होती है मेडिसिन के थ्रू। इवन दोज अगर आप एक पैनाडोल भी लेते हैं, वो किडनी स्टोन ये वो ठीक है, उसके साइड इफेक्ट हैं। दवाओं पे आने से बेहतर ये नहीं है कि अगर हम एहतियात कर लें, बीमारी होने से बेहतर ये नहीं कि उसके प्रिवेंशन मेजर्स को अगर हम फॉलो कर लें। सही। तो हम यही सेशंस लेके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम यही कहते हैं कि बच्चे बच्चियों को अपने आप को इस तरह नहीं है कि आपने ये दवा कौन सी दवा लें, दवा तो आपको बीमारी हो गई लेनी है, तो बेहतर है कि हम उसके प्रिवेंशंस पे चले जाएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, स्पेशली 2-3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, ये वो ममालिक हैं, इवन यूरोप के कुछ है ना ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे दवाओं का कॉन्सेप्ट वो कहते हैं सिर्फ बीमारी के लिए, प्रिवेंशन पे काम ज़्यादा है। हमारे यहाँ प्रिवेंशन पे नहीं है। हम ये बातें सारी करते हैं, बाहर जाएंगे वही हम ब्रोस्ट खा रहे हैं, वही बाजार की बिरयानी खा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से तेल घी में पकी है। तो बेहतर मैं यही कहती हूँ कि दवाएं, आप आओगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास या एनी XYZ कोई भी डॉक्टर के पास, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आओगे, बेहतर है प्रिवेंशन पे काम करो। बिल्कुल, ये प्रिवेंशन जो है ना इज बेटर देन क्योर। अच्छा जी, अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे इसी हवाले से मजीद बात। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से, और ख़वातीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वो इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो डॉक्टर के पास जाती हैं, ट्रीटमेंट कराती हैं, और उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ देती हैं, फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर जो है रिकग्नाइज़ करना, डॉक्टर अच्छा होना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर लुबना, ये आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानती हैं कि एक तो डायग्नोस सही हो जाए, डॉक्टर अच्छा मिल जाए, तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है कि कोई आपको पहले ही विजिट में डॉक्टर जो है वो ये बात समझा दे कि भाई ये जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपने इसको हमारे मुताबिक कंटिन्यू करना है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन भी ख़वातीन फॉलो नहीं करती। हमारे यहाँ मिस यूज़ करना या डोज को मिस करना एक नॉर्मली बात है। मतलब अगर बहुत एलीट क्लास में देखें ना, वहाँ दवा को लेने से पहले ना उसकी रिसर्च पे चले जाते हैं, मगर हमारे यहाँ हमें फॉलो करना है मिडिल क्लास, बिलो द मिडिल क्लास। वहाँ दवा को, जैसे मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, आप बिलीव करें कि वहाँ पेशेंट्स आती हैं ना, अगर 4 ना एक ही घर से या एक ही मोहल्ले से 4 ख़वातीन आई तो कहती क्या है आके कि डॉक्टर साहब उनको कम दवा दी, हमें ज़्यादा नहीं दी, उनको ना ज़्यादा दिए, उनको 4 सिरप है, मुझे क्यों नहीं दिए। तो हम उनको बाकायदा डांटते हैं, तो बेटा आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों, मतलब नहीं उसको 4 दिए तो मुझे क्यों 2 दिए, मुझे तो इससे ज़्यादा बीमारी है। हमारे यहाँ ये चीज़ें समझने की हैं कि ये जो दवाओं का लेके जाना और एक आंखें बंद करके दवा को खाना, मतलब हमारे यहाँ मिस ना यूज़ कहना चाहिए ना सादे अल्फाज में। जितना आपका ग्रास रूट लेवल का ना फैमिलीज़ है ना, उनका ये मिसयूज़ करना एक आम सी बात है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको दवा दे रही है, ठीक है, आपको पेन किलर भी दे रही है, उनको हम बता रहे होते हैं, सेशंस कर रहे होते हैं वीकली कि ये दवा का इस तरह से इस्तेमाल ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह है, मगर हमारे यहाँ इन चीज़ों को नहीं समझना। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि अगर पैनाडोल घर में रखी हुई और किसी को पेट का दर्द है तो भी पैनाडोल दे देंगे उठा के, विदाउट एना इंडिकेशन, बस दर्द है, कहाँ है क्या है। उसका होता क्या है कि एंड ऑफ द टाइम अगर कोई किसी के ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है, वो पता चला, एक अभी खातून थी, हम तो गायनी के हैं, उसके पेट में दर्द, उसकी सास ने उठा के उसको अपनी मर्जी से कोई पेन किलर दे दी। अब उसका क्या हुआ, उसके थी एटोपिक प्रेगनेंसी, वो रप्चर हो गई, उसको बाकायदा शॉक में वो चली गई, हॉस्पिटल लेके पहुंचे, वो एक्सपायर हो गई बंदी। जब वहाँ से पूरे पेपर आए और हमारे पास जब आए तो हमने देखा कि क्या हुआ था। उसने कहा पता नहीं पेट में दर्द हुआ था, दर्द रोकने की, दर्द जो है आपको इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपका दर्द का होना, हम क्या कहते हैं कि दर्द का होना एक अच्छी अलामत है, आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसको सप्रेस नहीं करें दवाओं से। और ख़ासकर जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनमें तो बहुत ही आपको विजिलेंट रह के काम करना होता है कि आपको अगर कोई दर्द है फौरी आप डॉक्टर के पास जाएं, सही चेक करें, डायग्नोज करवाएं उसको कि ये है क्या। अब उसको घर पे बैठ के पैनाडोल दे दी या कोई भी डाइक्लोफिनेक दे दी, अपनी मर्जी से इतनी ओवर आपने उसको ना दवाएं दे दी, उससे दर्द रुक गया। अब उसके स्टिमुलेशन नहीं हो रही कि मुझे दर्द हो भी रहा है, वो अंदर ही अंदर एटोपिक प्रेगनेंसी थी। ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर्स को पूछे ना, इस तरह की मतलब ना बिल्कुल लेमैन वाली हरकतें करना, हमारा ग्रास रूट लेवल का अभी भी फैमिलीज कर रही हैं। होता क्या है कि ख़ानदान की कोई बड़ी है प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली उनका ये होता है डॉक्टर के पास जाना एक स्टिग्मा उनके लिए होता है कि नहीं जाना। वो पहले ख़ानदान की या मोहल्ले की या घर की कोई बड़ी है,
उससे पूछेंगे इसको क्या हुआ है। अब वो अपने तजर्बे से कहेगी क्या इसको कुछ भी नहीं हुआ, दर्द है 2 गोली खिला दो, अस्पताल जाओगे अल्ट्रासाउंड होगा। मतलब हमारे यहाँ अभी भी चीज़ों को समझने के लिए आप देखें ना कि आप ना अमवात का जो है मैटरनल है ना, जो हमारे यहाँ डेथ हो रही है, आज भी रेशो है हमारे यहाँ, थर्ड वर्ल्ड में आज भी रेशो है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ मिथ पे काम हो रहा है, हाँ। फैक्ट पे काम नहीं हो रहा। और ये चीज़ें हम रात के 2 बजे 3 बजे जब ड्यूटीज नाइट हम कर रहे होते हैं ना, उसमें हम ये देखते हैं कि ब्रॉड डेथ आती है। क्यों? एक्सपायर हुए बंदी को 2-3 घंटे हो चुके हैं, सिर्फ कंफर्म करने के लिए वो हॉस्पिटल लाते हैं। अदरवाइज अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि अगर एक्सपायर हो गई वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से दफना दो, ये नहीं देखते कि वजह क्या हुई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज़ बार बार कहता रहता हूँ कि देखें, जो एक तो घर के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बने हुए होते हैं, हालांकि डॉक्टर नहीं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, एक दूसरे को मशवरे देते हैं। एक मैं पड़ोसियों का बताता होता हूँ, हाँ बिल्कुल, उनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं भाई, सेल्फ मेडिकेशन वालों। आप उनसे मशवरा ना करें, जो पढ़ कर आया आप उससे पूछें, बिल्कुल आप मुझसे पूछें, मैं कोई फीस तो नहीं लेता। हाँ, अच्छा शाह भाई ये बताएं कि अब जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें लोग क्या क्या कंप्लेन लेकर आपके पास आते हैं खवातीन, और आप कौन कौन सी रेमेडी और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स उनको बता रहे होते हैं कि अगर आपके बाल ज़्यादा हैं चेहरे के ऊपर तो इसके लिए आप ये रेमेडी कर लें। कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं जो देखिए, इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस भी होती है, सही, इसके अलावा फालतू फैट भी होता है। हाँ बिल्कुल, फैट डिपॉजिट हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट होता है। हाँ। तो इसमें जब फालतू बाल आ रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि जी अगर आप इसको थ्रेडिंग करते हैं कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। और इसके साथ एक 3 चीज़ें बताता होता हूँ कि किस्ते शीरी, जिसे किस्तुल बहरी भी कहते हैं, ये 100 ग्राम ले लें, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम ले लें, और रोगन खस 20 ml ले लें, 20 ग्राम रोगन खस, इनको मिला लें, पाउडर बना लें। ये रोगन खस जब आप इसमें मिलाएंगे ना, ऑयल सा होता है, लेकिन ये पाउडर ही बन जाता है मिक्स होने के बाद। फिर जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं, फालतू बालों पे लीप कर लें, रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह धो लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें। रोज़ाना एक टाइम, ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। और दूसरा, पानी का टेक ज़्यादा रखिए। फार्मिंग चिकन, ये चीज़ें जितने भी हाइब्रिड चीज़ें आ रही हैं, इनका इस्तेमाल आप रोक दें, क्योंकि आगे चल के इसके मज़ीद नुकसानात होंगे आपको। बिल्कुल, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फिर नुकसानात होते हैं और इससे प्रॉब्लम होती है, और ये लोगों में बहुत ज़्यादा। हाँ समझ में बेटा, मैं बताना चाहूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करें। आप खाना खाएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाएं, आप खाना खाते ही फौरी बेड पे ना जाएं। दूसरा, वॉक करते हैं तो खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करें। सही। और 3 टाइम खाना खाते हैं आप, 3 टाइम खाइए, थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए, और बेहतर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। और एक चीज़ और कॉमन हुई हुई है, फैटी लीवर हर घर में हो रहा है। हाँ। आज तो मैंने सूखे लोगों को देखा, उनको फैटी लीवर हो रहा है, ब्लू रिबन बढ़े हुए हैं सबके, अनबैलेंस हुए हुए हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिए, और ये 2 महीने पी के अपना अल्ट्रासाउंड करा लें या LFT करवा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। चलिए जी, ज़रूर आपने ये रेमेडी ट्राई करनी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाह भाई, आप हमारे शो पर आए। बहुत शुक्रिया मैम लुबना, आप हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के लिए स्कूल सिलेक्शन होती है, वो कितना ज़रूरी है कि उनको कौन से स्कूल में भेजना चाहिए ताकि उनकी ब्रेन बिल्डिंग हो, उनकी ग्रूमिंग हो और उनकी तरबियत जो है वो अच्छी हो। ये बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं भी, अगर कोई स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, बहुत ज़्यादा नाम है, तो बस वहीं भेज देते हैं और वहाँ पर अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है, वहाँ पर जो है अच्छी तरबियत हो जाती है। लेकिन क्या वाकई ये सच है कि महंगे स्कूलों में बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग होती है, और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह सिलेक्शन करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर हिना खान मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक है कि इसके थ्रू हम अवेयरनेस दे सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि आजकल ये बहुत ही बड़ा इशू होता है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि बच्चों को हमने कहाँ
पे एडमिट कराना है। सो बेसिकली भी ऐसा है कि आपको पता है कि इतनी हर चीज़ इतनी फैसिनेटिंग लगती है, वहीं पे हमारी जो है अट्रैक्शन हो रही होती है। सो जितना बड़ा स्कूल का नाम होगा, इट्स बेसिकली स्टेटस सिंबल बन गया आई थिंक, कि पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर वो ये बताएंगे कि ये टैग हमारे बच्चों के साथ है, सो दे आर गोइंग इन अ गुड स्कूल, बट विच इज़ वेरी रॉन्ग आई थिंक, यू नो, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक देखनी चाहिए वो ये है कि फैकल्टी जो है वहाँ की, लाइक टीचर्स कितने एजुकेटेड हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये तो आपकी फॉर्मल सी मीटिंग होती है प्रिंसिपल के साथ एंड देन यू जस्ट फॉलो द लाइक रूल्स उनकी, आप एडमिट कराते हैं और आप घर आ जाते हैं। बट आई डोंट बिलीव कि हमें क्राइटेरिया ये सेट रखना चाहिए किसी भी बच्चे को एडमिट कराते हुए, बिकॉज अभी जो मैं देख रही हूँ जितने भी हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादा जो किया जा रहा है वो पैम्परिंग है, उनकी ग्रूमिंग नहीं हो रही, स्पॉइलिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब देखें जितने भी स्पॉइल्ड केसेस आ रहे हैं, ड्रग्स के केसेस आते हैं इस तरह के, वो अच्छे जो नेम हैं स्कूल के उनके साथ वो आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ क्राइटेरिया कि आपको नेम के पीछे फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसकी टीचर्स जो वहाँ पे काम करें, उनकी आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, मीट द टीचर्स इन पर्सन, आस्क देम, यू नो, दिस इज़ योर राइट, यू पेइंग द फी। इनफैक्ट बच्चों की भी मीटिंग करानी चाहिए उनके साथ, क्योंकि टीचर का सम टाइम जो बिहेवियर होता है, although the teacher is very educated, but sometimes they don't match the vibe of the child, and आपके जो बच्चे होते हैं वो फिर एक अजीब ही कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं and they are not groomed. इनफैक्ट वो कोई एक तो वाइब मैच करना बड़ा ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर मैच होना चाहिए, और बच्चे का वहाँ पर कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेंटली वहाँ पर अपने आप को खुश महसूस करता है या नहीं करता है। अच्छा जी, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें अरीबा नवीद खान ने ज्वाइन किया है, जो कि CEO ऑफ जबीज़ स्कूलिंग सिस्टम से हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरीबा, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो स्कूल सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी चाहिए, और स्पेशली पेरेंट्स जो हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न ले रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो महंगे स्कूल है वहाँ पर अच्छी ग्रूमिंग है, अच्छी तरबियत है, और वहाँ पर जो है उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। इज़ इट ट्रू? देखिए सबा, मैं ये कहूँगी कि अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन सा स्कूल जो है वो बेस्ट होता है, तो हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है, हर बच्चा इक्वल नहीं होता, एक जैसी थिंकिंग नहीं होती, हर बच्चे की फीलिंग्स, हर बच्चे की थिंकिंग, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो उसके मुताबिक एक तो स्कूल चुना जाए, उसके फैक्टर्स को देख कर कि स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस तरह से बच्चे को टैकल कर रहे हैं, और क्या उनकी टीचर्स जो हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। सेकेंडली अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई बहुत ही एलीट स्कूल में किसी में एडमिशन करा दें, जबकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक एलीट स्कूल में जो है वो बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं, तो हमेशा याद रखें जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं आपको वहीं करनी चाहिए, वरना बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, जिनको जब पेरेंट्स मीट नहीं कर सकते तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़मीन पे आधे मारता है उन्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो शेक नहीं करना चाहिए। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, अरीबा आप खुद स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और जो फर्स्ट मीटिंग होती है पेरेंट्स की टीचर के साथ एडमिशन से पहले, अब वो टीचर के साथ हो, वो प्रिंसिपल के साथ हो, या वो वहाँ पर बैठे हुए किसी और स्टाफ के साथ में हो, तो वहीं पर ही ना एक दिन में पेरेंट्स को भी डिसाइड करना होता है कि नहीं एटमॉस्फेयर हमने देख लिया एंड ऑल दैट, तो क्या तरीक़ाकार है, क्या चीज़ देखनी चाहिए पेरेंट्स को जब वो जाते हैं और एडमिशन दिलाते हैं बच्चों को स्कूल में, तो इस अच्छे स्कूल की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखिए क्या देख के एडमिशन करवाना जब चाहिए? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो एक लास्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली ऐसा होता एक चीज़ को कंटिन्यूली देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि जी ठीक है यहाँ पे ये फ्लॉज हैं और यहाँ पे ये जो है ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में ये होता है कि जब बच्चे एडमिट हो जाते हैं और वो बच्चे जो है वहाँ पे या तो टीचर्स से जो है उनके कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स के तो बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसी बातें भी करते हैं और कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती भी हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी अच्छा उनको मिल जाता है रिस्पांस, तो इट डिपेंड्स। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि जब पेरेंट्स मिलते हैं तो एक मीटिंग में डिसाइड ना करें, बल्कि आजकल तो बहुत इजी है कि आप सोशल मीडिया पे जो है वो रिव्यूज़ दे सकते हैं स्कूल के, तो आप रिव्यूज़ दे सकते हैं, अपने नेबर्स में पूछें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या कोई भी बंदा जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हो तो उन पेरेंट्स से आप ज़रूर पूछें कि क्या हाल है उस स्कूल का और किस तरह से टीचर्स वहाँ के क्या क्वालिफाइड हैं क्या नहीं क्वालिफाइड, किस तरह से बच्चों को लेके चल रहे हैं। जब पेरेंट्स जाते हैं स्कूल जाते हैं उन्हें क्या चीज़ देखनी चाहिए स्कूल में? उनको स्कूल का एनवायरनमेंट देखना चाहिए, उनको क्लासेस खास तौर पे विजिट करनी चाहिए और उनको सिलेबस खास तौर पे पेरेंट्स को करिकुलम जो है वो देखना चाहिए, और अब तो स्कूल्स के पेजेस बने हुए मोस्टली, तो वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह देखें। सही। अच्छा, जिस तरह से है ना अरीबा बात कर रही है कि एक्टिविटीज़ देखें, एटमॉस्फेयर देखें, वहाँ पर देखें कि भाई उनका जो करिकुलम है वो किस तरीके से है,
आपके ख्याल में क्या चीज़ें मैटर करती हैं एडमिशन कराते वक्त बच्चे की, जब वो स्कूल में दाखिल हो रहे होते हैं, और पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए? देखिए मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस से भी। आई एम ऑल्सो अ मदर। व्हेन मैंने अपने बेटे को एडमिट करवाना था, सो आई वेंट टू द बेस्ट स्कूल जो भी वहाँ पे हमारे एरिया में जो था। सो बिकॉज ऑब्वियसली बात आती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। व्हेन आई वेंट तो एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क, लाइक उनकी बिल्डिंग्स, उनकी एनवायरनमेंट, टीचर्स का मुझसे मिलना वेरी फ्रेंडली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एवरीथिंग वाज सुपर। लेकिन जब मैंने एडमिट कराया तो उनको मैंने देखा कि व्हाट दे वर ब्रिंगिंग फ्रॉम स्कूल वाज ओनली 20% आउट ऑफ देयर एजुकेशन। मुझे उनको फिर भी ट्यूटर्स रख के देने पड़ रहे हैं, हाँ, while I was paying a huge amount for Huge that. amount, yes, हाँ. Again, then I have to pay for the tutors. So where I Then think why maybe- parents paying so much huge amount to Yeah, the schools? you know? and this is a That's franchise. not true. This is a franchise school. अब किसी सिटी में वो स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट मेरी सिटी में नहीं कर रहा। रीजन फिर क्या बनेगा? नॉट द बिल्डिंग, नॉट एनीथिंग, बिकॉज ऑफ द स्टाफ, द टीचर्स। वो वहाँ पे वैसे स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं है जैसे कि किसी और सिटी में। For the sake of the so-called name of school, na, parents do that. They admit their children into the school, and after that they regret that, oh God, we have spent so much money on the schools. But बात वही है कि जब आपने इतनी पैसे वहाँ पे खर्च किए हैं तो उसका आउटकम तो कुछ नहीं है। बच्चे को आपको वहाँ पे जो है वो ट्यूशन भी लगा के देनी पड़ रही है, फिर बच्चे को आपको जो है वो सिखाना भी पड़ रहा है, खुद होमवर्क भी चेक करना पड़ रहा है, फिर ट्यूटर भी जा रहा है तो उसके बाद भी आपको जो है वो दिखाना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है कि भाई बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो एक और अच्छा स्कूल जो है, बिल्कुल एक अच्छा स्कूल जो है वो बच्चे को वहीं उसकी तरबियत करके भेजता है, उनको ये बता के भेजता है कि आपने होमवर्क कैसे करना है, या वो फ्री टाइम में उनका होमवर्क भी करा के भेजते हैं, या घर पे वो ये कहते हैं कि आपने ये खुद करना है। खुद करना है। इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये चीज़ बहुत चल रही है कि जो टीचर स्कूल में होते हैं, प्राइवेटली वही टीचर्स भी ट्यूशंस दे रहे हैं। सो व्हाई विल दे डिलीवर द बेस्ट एट स्कूल? अगर वो स्कूल में ही सब बच्चों को डिलीवर कर देंगे तो उनका जो होम बिजनेस चल रहा है ट्यूशंस का, वो कैसे काम करेगा? एंड वो स्पेशली बच्चों को मेंशन करते हैं दैट इफ यू आर टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम अस, ये बात आपने स्कूल में मेंशन नहीं करनी है। सो मेरे हिसाब में ये भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो जस्ट प्राइवेट ट्यूशंस पे उनका फोकस ज़्यादा है, वही बंच उन्होंने घर में भी बिठाया हुआ होता है। सो आई थिंक इन हायर क्लासेस में भी यू नीड एडिशनल क्लासेस, बट जैसे अप टू 7 to 8 तो अगर आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं नहीं होना चाहिए। योर किड नो वेल, मतलब अगर आपका बच्चा अच्छे तरीके से जानता है कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा है और वो बहुत अटेंटिव रहा है और वो बहुत प्रेजेंटेबल होकर उस क्लास को सुनता रहा है, वो लेक्चर सुनता रहा है, या टीचर ने उसको ABCD से लेके जो भी प्रोजेक्ट है वो सही से बताया है, सही से सिखाया है, उसके 5 बार पूछने पर भी टीचर ने जो है वो उसको यही कहा है ना कि मैं आपको बताती हूँ या मैं आपको समझाती हूँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो घर में आके अपना होमवर्क ना करे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख कर आ ही गए हैं तो वो काम आप खुद घर पर कर सकते हैं। मगर अगर आपका टीचर जो है वो आपके साथ में उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या आपको समझ नहीं आ रही है, या टीचर को आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, तो आपको फिर ज़रूरत पड़ती है होम ट्यूशन की। और फिर जब होम ट्यूशन होती है ना, तो होम ट्यूशन के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अपने प्रोज एंड कॉन होते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो होम ट्यूशन आपको पढ़ा रहे होते हैं वो अपने हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, लेकिन आपके स्कूल का जो एक होता है ना एटमॉस्फेयर, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ आता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो स्कूल सिलेक्शन की बात हो रही है, और स्कूल सिलेक्शन में होम ट्यूशन जो है, अगर आपका स्कूल अच्छा है, जहाँ आपने एडमिशन कराया अपने बच्चे का, उनका स्कूल बहुत अच्छा है, तो फिर होम ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? होम ट्यूशन आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर क्या फ़ायदा इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का कि जब जो ट्विटर है, मतलब जो आपका स्कूल टीचर है वही आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहा, फिर आप शाम को एक और ट्यूशन लगाते हैं और फिर उसके पैरेलल उतने ही ज़्यादा पैसे जाते हैं, और फिर वो दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट मिलके जो है वो बच्चे जो है किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सब आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चे एक कॉन्सेप्ट लेके स्कूल से आ रहे होते हैं, और जो ट्यूशन होता है, हर जगह का एनवायरनमेंट बहुत मुख्तलिफ होता है, हर बंदे का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है, तो बच्चा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, और जब उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है वहाँ पे कि जी मैं स्कूल में तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ट्यूशन में भी कर रहा हूँ, लेकिन दोनों जगह मुझे डांट पड़ रही है कि जी ये इस तरह से नहीं होगा और इस तरह से नहीं होगा। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि जितने भी स्कूल्स के टीचर्स हैं, खासतौर पर उनको इस चीज़ पर ट्रेन किया जाए कि सबसे पहले अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को समझ
समझ में आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट कम्युनिटी के लिए कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा वीक है और वो नहीं कर पा रहा, तो कोशिश करें कि आप उनके टीचर से एक अच्छा टर्म बना के रखें, कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा रखें, ताकि आप उनकी टीचर की साइको को समझ सकें और पेरेंट्स की साइकी को जो है वो पेरेंट्स समझ सकें, ताकि आप दोनों में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो और आप बच्चे को खुद लेके चलें। मोस्टली पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर में बच्चों को देख सकें, तो कोशिश करें कि आप अपनी टीचर के साथ जो है वो अपने ट्यूटर को कनेक्ट कर दें, ताकि वो आपके बच्चे के साथ जो है फ्लो लेस काम कर सके। फिर सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि अच्छा, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट, ये जो ट्राइका है ना, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स यूजुअली अनअवेयर होते हैं इस बात से कि उनका बच्चा जो है उसकी कारकर्दगी क्या है, और टीचर जो है उसको समझ नहीं आता कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। तीनों का कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है? तीनों का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सम टाइम जो बच्चे हैं वो घर आके स्कूल में अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम हो गई है, दे डोंट टेल पेरेंट्स, दे आर स्केर्ड। हम लोगों ने ऐसा टू बी ऑनेस्ट ऐसा बॉन्ड बच्चों के साथ बनाया हुआ नहीं है, एक फ्रेंडशिप जोन है नहीं, उससे ज़्यादा डर वाला। बच्चों को पता है हम घर बताएंगे हमें डांट पड़ेगी, सो दे डोंट शेयर देयर थिंग्स। तो एक फ्रेंडशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आके बताएं। आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेल किड्स दैट यू नो दिस इज़ वेरी नेसेसरी, बड़ा ज़रूरी है कि प्लीज शेयर विद योर पेरेंट्स, शेयर विद योर पेरेंट्स। लेकिन फॉर सम हाउ ऐसा नहीं होता है, बच्चे हाइड कर लेते हैं। फिर उसमें यह है कि इफ़ यू आर नॉट इन टच विद द टीचर, यू विल नॉट गेट टू नो कि हाउ ही इज़ डूइंग इन द क्लास, बिकॉज बच्चा तो आके वही बताएगा। आजकल तो बच्चे सिग्नेचर्स भी रिपोर्ट कार्ड्स पे खुद ही कर लेते हैं। आई हैव सीन दिस, मीटिंग है वो बच्चे बताएंगे नहीं कि हमारी मीटिंग कब है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक जो है, एक तो मीटिंग्स जो होती हैं, आई हाईली रिकमेंड कि बच्चे की जो मीटिंग होती है ना, वो पेरेंट्स को स्किप नहीं करनी चाहिए हर हाल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक फ़ोन पे इन टच रहना इज़ डिफरेंट, एंड देन उनके पेपर्स, उनके एग्जाम्स गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किड्स, मतलब आप ज़रूर उनसे बात करें और उनसे पूछें कि भाई तुम्हारी जो टीचर है वो कैसी हैं, आज क्लास में क्या हुआ, आज क्या किया। कम से कम उनके लिए कम्युनिकेशन का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला होना चाहिए कि या तो टीचर कम्युनिकेशन रखे या पेरेंट्स कम्युनिकेशन रखें, और इसको ना फॉलो करें। मतलब जब भी आपके बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप उनसे पूछें कि आज पहली क्लास में क्या हुआ। दूसरी, माय मदर यूज्ड टू आस्क मी ऑलवेज कि अच्छा ओके फाइन, अभी बताओ पहली क्लास किस चीज़ की थी, क्या थी। और मुझे मज़ा आता था कि मैं जब घर जाऊंगी तो मैंने अम्मी को बताना है कि अम्मी पहली क्लास में ये हुआ था, और हाँ वो मैंने लंच इस तरह से किया था और ये सारा कुछ हुआ था। उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि भाई आज मैंने यहाँ पर ये किया। अच्छा मेरे नंबर कम आए तो मैंने अपनी वालदा को बताया, अम्मी को बताया कि अम्मी ये हो गया था। अच्छा टीचर ने कुछ मार वार दिया, थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ सा लगा दिया या कुछ कह दिया या डांट दिया या कुछ हो गया, तो डेफिनेटली मैं जो है ना ज़रूर घर जाके अम्मी को बताती थी। इससे ना ये जो आपकी आदत होती है ना कि आप कम्युनिकेशन करते हैं, इससे आप अंदर ही अंदर ना आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता। फिर क्या होता है कि आप अब जब टीचर को बात करते हैं और टीचर आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं या आपकी मॉम को बुला रहे हैं, डैड को बुला रहे हैं, तो उनको पता होता है कि भाई हमारा बच्चा रोज़ाना आके हमें ये बताता है कि ये सारा कुछ होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन और बेहतर होता है। टीचर को भी ये पता होता है कि देयर फैमिलीज आर सीरियस अबाउट एजुकेशन। तो ये कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का रोज़ाना चेक एंड बैलेंस रखना कि उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो व्हाट दे आर डूइंग इन द स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर पेरेंट्स जो है वो अच्छे से नहीं पूछेंगे, डेफिनेटली बच्चा जो है वो हर चीज़ हाइड करना स्टार्ट कर देगा और वो नहीं बताएगा। बच्चे को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को तो बहुत आदत थी और स्टिल मेरे पेरेंट्स को आज तक आदत है कि भाई आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, दिन कैसा तुमने क्या गुजरा, किया। हाँ। तो लंच पूरा खा लिया था कि नहीं, वो नहीं पूछते थे। तो मैं जैसे मुझे वो स्कूल में वो अटेंशन नहीं मिलती थी जो मुझे घर पे मिल रही होती थी कि क्या क्या किया, क्या क्या किया। एग्जैक्टली याद है कि एक दिन मैं अपनी प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई, वहां जाके मैंने, क्योंकि रात में मैंने सीआईडी देखा था, तो मैंने अपनी प्रिंसिपल को जाके कह दिया कि रात को जो है ना वो अब्बा को तो बांध दिया था और मम्मा को बांध दिया था, लेकिन अब्बा ने रस्सी तोड़ दी और चोरों को मारा और मम्मा को छुड़वा दिया। सही, बिल्कुल। तो मैंने, क्योंकि मुझे अटेंशन सीख करनी थी, मैं चाहती थी मेरी प्रिंसिपल मेरी बात सुने। क्योंकि हमेशा जो है ना वो कुछ लोगों के लिए प्रिंसिपल्स बड़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन मेरी प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ क्लास को विजिट करके इतने बड़े स्टाफ में, टीचर्स में या प्रिंसिपल हो या बहुत सारी ऐसी टीचर्स होती है ना, आप किसी एक की तरफ देख रहे होते कि कोई एक टीचर ऐसी होगी ना जो हमारे से बात करेगी, जो हमसे बात करके पूछेगी, उनको पता होगा, हम बता सकते हैं उनको। ये जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपका बड़ा दिल करता है कि टीचर से आपके ना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो। बट क्या होता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी टीचर्स आर सो मच प्रोफेशनल और उनको पता है कि अच्छा ये टाइम है, ये टाइम है, ये मेरा टीचिंग टाइम है, ये मेरा जॉब टाइम है,
वो बच्चों को शायद उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टीचर्स, दे आर वेरी गुड, दे आर वेल कम्युनिकेटिव। मैं उन टीचर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो बस एक रूखा पीखा सा उन्होंने एक जो है ना वो टीचिंग प्रोफेशन को अपनी जॉब की तरह लिया हुआ है। मतलब उसको इस तरह नहीं लिया हुआ है कि मैं अगर कोई बच्चा सैड है तो मैं उसकी सैडनेस पूछ लूँ, अगर कोई जो है वो टाई भूल के आ गया तो मैं सज़ा मैं दे दूंगी, मतलब लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगी कि व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाई डिड यू फॉरगेट योर टाई, मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं सज़ा दे दूंगी, प्लीज़ आप गेट आउट फ्रॉम द देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बच्चों में। कम्युनिकेशन आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, आई हैव स्टडीड लाइक मैंने यूके में भी स्टडी किया, आई हैव स्टडीड इन यूएस, वहाँ पे ऐसे नहीं होता लाइक टीचर इफ यू आर इन अ ट्रबल टीचर आपको अपने साथ बिठा लेगा। यहाँ पे अगर बच्चा साथ बैठ गया ये तो दिस इज नॉट द रिस्पेक्ट, खड़े हो जाओ तुम। So you know they give you the comfort zone and then you are in that comfort zone to discuss everything. So teacher जैसे parents के साथ जरूरी है communication, likewise teacher is I believe teacher आपकी second mother होती है। वही तो है ना कि आप प्रॉब्लम नहीं पूछते लेकिन क्लास से बाहर निकालते हैं। अभी मैंने यही बात की कि भाई वो कहते हैं आप क्लास से बाहर जाएं, क्यों, आप प्रॉब्लम तो पूछें। पहले आप प्रॉब्लम पूछे कि पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है उसकी टाई रास्ते में कहीं गिर गई हो सकता है वो कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सुबह के टाइम पर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। मगर टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है ये ट्राई का बहुत मजबूत होना चाहिए, और जब तक ये कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा तो स्टूडेंट जो है वो उस तरीके से तरक्की नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं होगी, ग्रूमिंग नहीं होगी। तो ये ज़रूर आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें कि अपने बच्चों के टीचर्स के साथ में बात करें, बच्चों से बात करें और रेगुलर जो है कम्युनिकेशन रखें और ये पूछें कि वीकली उनकी क्या प्रोग्रेस रही और रोज़ाना उन्होंने क्या कुछ किया। बहुत शुक्रिया हिना, बहुत शुक्रिया रीबा, आप दोनों मेरे शो पर आई। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा City 21 की ऑफिशियल साइट पर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए City at 10।